Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2026 को शेड्यूल्ड है एज पर द ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन. And for all those who are watching any video under Pro PCS channel for the very first time, under this series named Pragyan, we are covering each and every aspect of Part B of Scientific Officer Biology syllabus, right? Part B जो है आपके Scientific Officer Biology syllabus का, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको सिलेबस दिया गया है, उसका हर एक एस्पेक्ट हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं. और आज उसी सीरीज की ये क्लास 19 है. ओके आज की क्लास में हम बायोलॉजिकल एविडेंस, टीथ, यूरिन, फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रेशन अगर टाइम परमिट करेगा तो कवर करने वाले हैं. तो प्लीज क्लास को आप लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रज्ञान सीरीज के अंदर हम पूरा पार्ट बी का सिलेबस कवर कर रहे हैं. इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. वाई? बिकॉज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज कि पहले हम थ्योरी कवर करते हैं और उसके बाद ही उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो अगर आप भी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बैच फीस नहीं है. आप में से बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं, कोई भी बैच फीस नहीं है. दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? बट क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट्स की डिमांड की थी और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें नोट्स के लिए मिला है, यूनिट 1 के नोट्स सिर्फ 100 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो आप देख पा रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन के सामने, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, राइट? नाउ थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली फीडबैक फॉर दीज नोट्स. ऐसे सभी लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फीडबैक्स, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से जिन्होंने भी नोट्स लिए, प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए. ऑल्दो हो सकता है कि आपका फीडबैक पॉजिटिव ना हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जुलाई एंड में सभी यूनिट्स के नोट अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? तो आपका फीडबैक हो सकता है कि हमें हमारी क्वालिटी को और इंप्रूव और एनहांस करने में मदद करे. तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव फॉर दीज नोट जो आपने दिया है, ऑल द फीडबैक. थैंक यू सो मच एंड वी आर ग्लैड कि जिस पर्पस से हमने ये नोट्स बनाए थे वो पर्पस फ्रूटफुल हो रहा है. आपको ये रियली हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन के साथ. अब नोट परचेज कैसे करने वो मैं जल्दी से बता देती हूँ. डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगी. जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू दिस पेज जहां पे आप सेंड मैसेज में जाके आपको जस्ट लिखना है यूनिट 1 नोट्स, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया, रिमेनिंग यूनिट्स के नोट बाय द एंड ऑफ द जुलाई मंथ अवेलेबल हो जाएंगे. लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दीज आर द नोट सैंपल्स. ओके, ये सिर्फ 8 पेज का सैंपल है. जो एक्चुअल नोट्स है उनमें लगभग 113 पेजेस है फॉर यूनिट 1. सारा पार्ट कवर किया गया है. दिस इज जस्ट अ सैंपल नोट पीडीएफ. ओके, ऑलराइट? तो 113 पेज का आपका नोट है. यूनिट 1 के हर एक पार्ट को उसमें कवर किया गया है. लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नोट्स है उनको पढ़ने के साथ साथ क्लासेस भी रेगुलरली आप विजिट कीजिए. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो एक्टिव लिसनिंग होती है ना, वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है. हम जो पढ़ते हैं उसके साथ साथ जो सुनते हैं वो भी हमारे दिमाग में रह जाता है, राइट? तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए नोट्स के साथ साथ वीडियो सीरीज को भी रेगुलरली फॉलो कीजिए, जैसे कि आप सभी कर रहे हैं. ओके, अब कैसे पूरी सीरीज तक पहुंचना है? अगर आप सबसे पहले कोई वीडियो देख रहे हैं प्रोपीसीएस चैनल का, तो देखिए आपको साइंटिफिक ऑफिसर प्रोपीसीएस चैनल पर जाना है. एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट दिखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही होगी, राइट? आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे दिस इज क्लास 18, अभी क्लास 19 अपलोड हो जाएगी तो वो भी आपको दिखेगी, राइट? सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पे इस सीरीज के अंडर है, ठीक है? तो आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना है और क्लास 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. ओके, ऑलराइट? सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो. और प्लीज अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. आप सबका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नोट्स का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में. आज की क्लास में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल एविडेंसेस, तो हमको बहुत डेप्थ में उस कंसेप्ट को पढ़ना नहीं है, हमको उस कंसेप्ट को पढ़ना है एज पर द फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव. बिकॉज ये जो पार्ट हमारे सिलेबस में है
इट इज अंडर फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, जहां पे हमको बायोलॉजिकल एविडेंस टीथ की फिर हमको पूरी मॉर्फोलॉजी पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरी एनाटॉमी पे जाने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज हमको फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करनी है। ओके आप में से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन था, मैं उन सबके लिए बता रही हूँ कि हमको एक्चुअली में फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह टीथ कैसे इंपॉर्टेंट है हमको ये पढ़ना है। हमको ये नहीं पढ़ना है कि टीथ की मॉर्फोलॉजी, टीथ की एनाटॉमी, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द लोअर क्लासेस, राइट? अभी आपको यहाँ पे जो सिलेबस कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको टीथ को एज बायोलॉजिकल एविडेंस समझना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ताकि आप यहाँ से नोट कर पाए। ठीक है, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट टीथ, अगर हम टीथ को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सो टीथ आर हाईली मिनरलाइज्ड कैल्सिफाइड ऑर्गन्स। ओके, हाईली मिनरलाइज्ड, बहुत अच्छा मिनरल कंटेंट होता है टीथ का, और साथ साथ में दे आर कैल्सिफाइड ऑर्गन, दे हैव कैल्शियम कंटेंट इन enormous amounts, right? So if we talk about teeth, they are highly mineralized calcified organs which are present in the alveolar socket of your maxilla mandible। आपका लोअर जॉ और अपर जॉ के जो एल्वियोलर सॉकेट्स हैं उनमें आपके टीथ होते हैं, और ये हाईली मिनरलाइज्ड होते हैं, और ये कैल्सिफाइड ऑर्गन्स है। भाई कैल्शियम, इनमें कैल्शियम का जो कॉम्पोजिशन है, कैल्शियम जो है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट, इसलिए हम इसे कैल्सिफाइड ऑर्गन कह रहे हैं, राइट? सो टीथ आर हाईली मिनरलाइज्ड कैल्सिफाइड ऑर्गन्स व्हिच आर देयर इन योर एल्वियोलर सॉकेट्स वेयर इन द maxilla and mandible, आपका अपर जॉ और लोअर जॉ। ठीक है, रिमेंबर दैट दे आर दी हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, एंड दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज देखो ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इजिली डिकम्पोज नहीं होते, डिकंस्ट्रक्ट भी नहीं होते इजिली। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको एक बहुत रिलायबल बायोलॉजिकल एविडेंस माना जाता है। ओके, सो दे आर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी एंड आर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बायोलॉजिकल एविडेंसेस। व्हाई? बिकॉज दे रेजिस्ट डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर्स, केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, नाउ अब क्यों जरूरी है भाई टीथ, कैसे इनको एग्जामिन किया जाता है? तो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में टीथ की स्टडी जो होती है फोरेंसिक्स में, उसको फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी कहते हैं। फॉर आइडेंटिफिकेशन, एज एस्टिमेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डीएनए एनालिसिस, इन सभी के लिए टीथ को एज अ एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन, एज एस्टिमेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन और डीएनए एनालिसिस, ये 4 कीवर्ड्स आपको याद रख लेने हैं यहां से। ठीक है, तो भाई हमने समझ लिया कि जो टीथ हैं दे आर हाईली मिनरलाइज्ड एंड कैल्सिफाइड ऑर्गन्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एल्वियोलर सॉकेट्स ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। ठीक है, ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस है, बिकॉज ये डिकम्पोजिशन को रेजिस्ट करते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट टीथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका कॉम्पोजिशन समझते हैं ध्यान से। ठीक है, कॉम्पोजिशन भी हम उतना ही समझ रहे हैं जो हमारे फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टीथ को एज बायोलॉजिकल एविडेंस अगर आप कंसिडर करते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है वो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ टीथ, आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू हैव अ नोट ऑफ इट, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे मैंने एक टीथ का डायग्राम ऐड इसलिए नहीं किया है बिकॉज हम स्ट्रक्चर पे इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा मेन टारगेट है कि भाई एज फोरेंसिक कंपोनेंट क्यों यूज किया जाता है, तो हम कॉम्पोजिशन तो पढ़ रहे हैं बट हम स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट इट, नंबर 1 एनिमल। अगर आप एनामल की बात करें तो एनामल का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? अब मैम ये आप बताइए कि कॉम्पोजिशन आप क्यों पढ़ा रही हैं, हम फोरेंसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी आप इतने देर से हमें समझा रही हैं कि भाई फोरेंसिक, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि आपके टीथ के किस कंपोनेंट में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, बिकॉज उस कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंट होने की वजह से ही आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे इन फोरेंसिक बायोलॉजी। अगर आप ऐसा टेस्ट लगाएंगे जिसमें वो कंपोनेंट मिल जाएगा तो ही आप कहेंगे कि हाँ ये टीथ है, क्योंकि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सैंपल में। आपको समझ में आ रही है बात, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट एनामल, एनामल में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, एंड एमेलोजेनिन प्रोटीन्स होते हैं, ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपके अगर एनामल की बात करते हैं तो हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं यहाँ पर, और एमेलोजेनिन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, देखिए इफ यू टॉक अबाउट द परसेंटेज, आपका एनामल इज 96% इनऑर्गेनिक, 96% इनऑर्गेनिक। ओके, ये हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स की वजह से आप समझिए दैट दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट एंड डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्यों लिखा है मैम? क्योंकि अगर आप टीथ के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट डिग्रेडेशन को जो शो करता है वो आपका एनामल ही है।
ओके तो एनामल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है भाई, हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं हमको, एमेलोजेनिन प्रोटीन्स मिलते हैं, ये 96% इनऑर्गेनिक इसमें कंटेंट पाया जाता है एंड ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स डिग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है डेंटिन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर टीथ, ठीक है। उसके बाद आता है डेंटिन, डेंटिन में भी हाइड्रोक्सीपेटाइट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेंटिन कंपोनेंट है टीथ का उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कितने परसेंटेज इनऑर्गेनिक है ये भी पता होना चाहिए, और फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है वो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट डेंटिन, हाइड्रोक्सीपेटाइट, साथ में टाइप 1 का कोलेजन एंड डेंटिनल प्रोटीन्स हमको मिलते हैं डेंटिन पार्ट ऑफ टीथ में, ओके याद रखेंगे। वी टॉक अबाउट परसेंटेज, ये 70% इनऑर्गेनिक है, 70% इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमको डेंटिन में मिलते हैं, समझ आया आपको। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक गुड अमाउंट ऑफ डीएनए आपको मिल जाता है, ओके। नाउ सीमेंटम, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट है सीमेंटम, यहाँ पर भी हमको हाइड्रोक्सीपेटाइट देखने के लिए मिलेगा, साथ में कोलेजन फाइबर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये 45 to 50% इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसमें, एंड ये एज एस्टिमेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैम अभी हमसे पूछ लिया जाएगा कि एज एस्टिमेशन के लिए टीथ का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है मैम, तो ब्लाइंडली वी कैन से सीमेंटम, राइट। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं मैम, हाइड्रोक्सीपेटाइट एंड कोलेजन फाइबर, इट्स 45 to 50% इनऑर्गेनिक, वी नो दैट, राइट। एंड द फाइनल कंपोनेंट द डेंटल पल्प, ये प्लीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ डीएनए। अगर आप एसटीआर प्रोफाइलिंग की बात करते हैं, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो डेंटल पल्प वहां पर काम आता है, ठीक है। अब देखिए डेंटल पल्प वो रीजन है आपके टीथ का जहां हमको मिलता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, फिब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, स्टेम सेल्स भी हमको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलती हैं, एंड दिस इज अ सॉफ्ट टिश्यू इफ यू टॉक अबाउट द डेंटल पल्प, एंड दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ डीएनए। इस बात को आप नोट कर लीजिए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो दैट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन, इसको आप एक बार रिप्ले करके सुन लीजिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद हिस्टोलॉजी। अगर आप बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीथ की या अलग अलग रीजन्स की टीथ की आप बात करते हैं, तो ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब आप करते हो तो आपको कौन कौन सी लेयर को कैसे कैसे पहचानना है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, वो यहाँ पे समराइज किए हुए हैं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हमने इसको ही टेबुलर फॉर्म में पढ़ा है, इसको एक बार और डिटेल में जल्दी से देखेंगे हम, ठीक है। देखेंगे इफ वी टॉक अबाउट एनामल, अभी हमने बात की थी एनामल की, तो हमने बात की थी कि एनामल जो है इट इज हाईएस्ट, इट शोज हाईएस्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिग्रेडेशन, ये हमने अभी पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था, राइट। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप एनामल के बारे में बात करते हैं भाई, तो एनामल जो है वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स डिग्रेडेशन, तो एक अच्छे फॉरेंसिक एविडेंस की तरह इसीलिए आप टीथ को इस्तेमाल कर पाते हो कि भाई एनिमल जैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो जल्दी डिग्रेड नहीं होती, इवन 1000 डिग्री सेल्सियस तक के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर्स में ये सरवाइव कर जाता है, और क्योंकि सरवाइव कर जाता है इसलिए ये फॉरेंसिक साइंस में या फॉरेंसिक बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस का रोल टीथ प्ले कर सकता है ऐसे कंपोनेंट्स की वजह से, ओके। सो एनामल इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर टीथ, ओके। याद रखेंगे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये जो एनामल है ये किससे बनता है, एमेलोब्लास्ट से, द सेल्स फॉर्मिंग एनामल आर कॉल्ड एज एम्ब्लियोब्लास्ट्स, ठीक है। Alright, so if we talk about enamel, it's the outermost protective layer. It's formed by amblyoblast and it is acellular and vascular. And sorry, avascular. Okay, so if we talk about enamel, यहाँ पर आपको if we talk about enamel, remember that it is formed out of amblyoblast, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिज्म्स मिलेंगे जिनको आप enamel rods कहते हो, ठीक है। और साथ में ये अगर एक बार खराब होता है तो दोबारा रीजेनरेट नहीं हो सकता, एंड इट इज acellular and avascular, it is important to note, okay, all right। So if we talk about enamel is the outermost protective layer of your teeth, देन कम्स द डेंटिन, बल्क बनाता है जो आपके टीथ का, ठीक है। इसमें डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो पल्प से लेके एनामल तक जाते हैं। डेंटिन में जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये पल्प से लेके कहाँ तक जाते हैं,
एनामल तक जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इफ वी टॉक अबाउट डेंटिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट। देखिए, एमिलोब्लास्ट जो है वो एनामल बनाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डेंटिन बनाते हैं, और इसमें टाइप 1 का कोलेजन मिलता है। ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर आप इनेमल की बात करो तो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ना। अब देखिए, डेंटिन की अगर हम बात करते हैं तो ये इनेमल से भी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, इनर लेयर है तो प्रोटेक्टेड है, एंड साथ साथ में ये डीएनए भी यील्ड कर सकता है, ठीक है। अगर पल्प जो है वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ डीएनए है ना, लेकिन अगर पल्प डिग्रेडेड है तो फिर हम डेंटिन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट टीथ एज biological evidence, we are talking about the components of the teeth or the parts of the teeth. We have started with enamel, which is formed by amblyoblasts, which is acellular, avascular, और साथ साथ में ये एक outermost protective layer बनाता है, ठीक है। एक बार डिग्रेड हो गया तो दोबारा रीजेनरेट नहीं हो सकता, डिग्रेड बहुत कम होता है, पहली बात तो हाईली रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। एंड उसके बाद है हमारा डेंटिन, जो आपकी टीथ का बल्क बनाता है। याद रखेंगे कि इसमें टाइप 1 कोलेजन पाया जाता है, और जब आपका पल्प डिग्रेडेड होता है तो हम डीएनए को इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कम्स द सीमेंटम। सीमेंटम जो है वो रूट सरफेस को कवर करता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन की तरह होता है, और इसमें होते हैं सीमेंटोसाइट्स। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो अगर हम सीमेंटम के बारे में बात करते हैं तो हर साल एनुअली, ठीक है, ईयरली बेसिस पर सीमेंटम की डिपोजिशन होती है। तो सीमेंटम की जो लेयर्स हैं उसकी डिपोजिशन है, उससे एज का एस्टिमेशन किया जाता है, और इस टेक्निक को कहते हैं सीमेंटम एन्युलेशन टेक्निक, ठीक है। जो एनुअल सीमेंटम लेयर होती है उसको, उसकी डिपोजिशन को काउंट करके एज का एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है। इसलिए सीमेंटम जो है वो फॉरेंसिक एविडेंस की तरह इस्तेमाल होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज। आर वी वेरी क्लियर विद दिस? तो हम यहाँ पे सीमेंटम को एज बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम टीथ पढ़ रहे हैं। टीथ में सीमेंटम होता है ना, तो ये जो टीथ का सीमेंटम है भाई, ये एनुअली डिपॉजिट होता है, और उस डिपोजिशन को काउंट करके आप एज एस्टिमेट कर सकते हो। समझ में आया? फिर आता है आपका डेंटल पल्प, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। तो जब डीएनए एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम किसके लिए हमको टीथ का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? डेंटल पल्प चाहिए। डेंटल पल्प नहीं है तो डेंटिन चाहिए। समझ में आ रहा है आपको ये? राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट डेंटल पल्प, इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स, और साथ साथ में आपके इम्यून सेल्स भी होते हैं। ओके, अब देखिए, क्योंकि आपका जो पल्प है वो रिचेस्ट डीएनए सोर्स है, इसलिए जब भी डीएनए एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम किसका रुख करते हैं? हमको क्या चाहिए? हमारी क्या डिमांड होगी? डेंटल पल्प पार्ट ऑफ द टीथ। Okay, so that's about the histology, or we can say the parts or the components of the teeth. Now let's talk about the DNA source. It is important, तो इसको please ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कौन सा पार्ट आप टूथ का एग्जामिन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है डीएनए की, कितना डीएनए आपको मिलेगा, ठीक है। डेंटल पल्प इज वीवीआईएमपी, भाई इसे याद कर लीजिए आप, हो सकता है आपको यहाँ से याद रहे ये हमेशा के लिए, दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस एग्जामिनेशन ना, ये एक बेसिक जनरल नॉलेज है, आपको पता ही होना चाहिए कि जो डेंटल पल्प होता है आपका टूथ का, जो डेंटल पल्प पार्ट होता है, इट इज द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों आपको यहाँ पे मिलता है, इसलिए इसका डीएनए यील्ड हाईएस्ट होता है। ओके, अब देखिए, डीएनए सोर्स सबसे खराब कौन होता है? सबसे खराब डीएनए सोर्स जो होता है वो आपका एनामल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा डीएनए सोर्स डेंटल पल्प होता है, इसमें न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों ही अच्छे पर्याप्त मात्रा में आपको मिलते हैं, और इसलिए इसका डीएनए यील्ड हाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एनामल की, तो इसका न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों का कंटेंट बहुत कम होता है, एंड दैट इज द रीजन वाई अगर हम बात करते हैं डीएनए यील्ड की, तो इसको बहुत कम प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रूट कैनाल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियर डीएनए गुड अमाउंट में मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी एवरेज अमाउंट में मिलता है, इसलिए इससे भी डीएनए यील्ड जो है वो ली जा सकती है, ठीक है। डेंटिन जो है वो मॉडरेट डीएनए यील्ड देता है, सीमेंटम की तरह। सीमेंटम एज एस्टिमेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। डेंटिन में न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों इनफ अमाउंट में मिलते
लेते हैं। अगर आपका डेंटल पल्प डैमेज्ड है तो फिर आप डेंटिन को एक एज डीएनए सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो दैट्स अबाउट द डीएनए सोर्स। तो आपको बेस्ट पता होना चाहिए एंड लीस्ट पता होना चाहिए, तो क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में ये पता होना चाहिए कि भाई बेस्ट काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, तो यहाँ पे डेंटिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। why is dental pulp preferred? अब ना why am I saying next question? because देखो सिंपल सी बात है ना मैम, ये तो आपने बता दिया हमें कि हाईएस्ट डीएनए यील्ड कहाँ से मिलेगी, लीस्ट डीएनए यील्ड कहाँ से मिलेगी, बट मैम क्यों क्यों डेंटल पल्प को हम प्रेफर करते हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बहुत प्रोटेक्टेड है ना ये, सबसे पहले एनामल की प्रोटेक्टिंग है इसके पास, प्रोटेक्शन है इसके पास, फिर डेंटिन इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड इसके ये एनामल और डेंटिन होने की वजह से ये जो पल्प है वो किन सारी चीजों से प्रोटेक्टेड रहता है? आपके यूवी रेडिएशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, मॉइस्चर, किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन से ये प्रोटेक्टेड रहता है, हाई टेम्परेचर से ये प्रोटेक्टेड रहता है। इसी की वजह से, क्योंकि याद रखिएगा ये कि क्योंकि भाई आपका जो डेंटल पल्प है वो इतनी अच्छी तरीके से इन सारी चीजों से जो डिग्रेड कर सकते हैं डीएनए की क्वालिटी को, उन सब से प्रोटेक्टेड रहता है। इसीलिए अगर आपके पास स्केलेटनाइज या डिकम्पोज्ड बॉडी भी आती है तो भी वो टूथ के डेंटल पल्प से डीएनए यील्ड दे सकता है। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी स्केलेटनाइज सैंपल या डिकम्पोज्ड बॉडी से डीएनए यील्ड ऑप्शन में डेंटल पल्प दिखेगा तो आप ब्लाइंडली उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा डीएनए ऑप्शन रहता है, इसकी डीएनए यील्ड बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं with the forensic importance of teeth. now this is something very basic, my champions already know about this. ठीक है, I know कि अब आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो कि सारे लगभग सभी बायोलॉजिकल एविडेंसेस की एटलीस्ट फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आने लगी होगी, हमने फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस को इतना पढ़ लिया है, राइट? तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका जो टीथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज जो आपकी डेंटल मॉर्फोलॉजी होती है ना, जिस रूपरेखा में आपके दांत जमे हुए होते हैं, ठीक है, वो यूनिक है फॉर एवरी इंडिविजुअल। क्यों भाई यूनिक क्यों है? क्योंकि क्राउन्स अलग होते हैं, ब्रिजेस अलग होती है, जो रूट मॉर्फोलॉजी है वो अलग होती है, किसी किसी के कुछ टीथ जो है वो मिसिंग रहते हैं, कई बार डेंटल रिस्टोरेशन करवाए हुए होते हैं, विच इज यूनिक टू यूनिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? एंड टूथ अलाइनमेंट्स करवाए हुए होते हैं कई लोगों ने, ठीक है, टूथ का अलाइनमेंट सब में अलग अलग होता है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई ट्रीटमेंट अंडरगो किया है तो हो सकता है आपके जैसे 10 लोगों ने ट्रीटमेंट अंडरगो किया हो, लेकिन फिर उसके बाद जो टूथ का अलाइनमेंट है वो हर किसी का अलग अलग होगा, रूट मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होंगे, राइट? इसीलिए आपका जो टीथ है उसको एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स, जो टीथ के एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स है, एंटीमॉर्टम मतलब जब लाइफ थी आपके जो बॉडी है उसमें जब लाइफ थी उस वक्त के जो आपके डेंटल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे कंपेयर कर लिया जाता है, और उसके जब कंपेयर कर लिया जाता है तो आइडेंटिफिकेशन में इजी होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, टीथ जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ साथ में डीएनए प्रोफाइलिंग में इंपॉर्टेंट है। डीएनए पल्प हमें पता है कि उससे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत क्रूशियल है। कहाँ कहाँ पे क्रूशियल है? एसटीआर प्रोफाइलिंग, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग, वाईएसटीआर एनालिसिस, जिससे मेल आइडेंटिफिकेशन होता है। इसीलिए याद रखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि जो डीएनए डेंटल पल्प्स निकाला जाता है उससे एक YSTR एनालिसिस होता है। ठीक है, YSTR एनालिसिस, अगर आपको YSTR एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको YSTR एनालिसिस अगर पॉजिटिव आता है तो ये बताता है कि भाई जो आपके पास सैंपल है वो एक मेल सैंपल है या मेल बॉडी है। ठीक है, तो बर्न बॉडीज या स्केलेटनाइज्ड रिमेन्स या एयर क्रैश, अर्थक्वेक, सुनामीज जैसे नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनमें भी आपका जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो टीथ की मदद से किया जाता है। बिकॉज टीथ जो है वो स्केलेटनाइज्ड होने के बावजूद भी या डिग्रेड होने के बाद भी पल्प से डीएनए का यील्ड पॉसिबल है। ठीक है, इसके साथ साथ सीमेंटम से हम एज एस्टिमेशन करते हैं, अभी हमने पढ़ा ही है। ठीक है, बहुत सारी मेथड्स हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गुस्टफन्स मेथड है, डेमिर्जियंस मेथड है, ठीक है, सीमेंटम एन्यूलेशन मेथड है जो हमने डिस्कस ही कर लिया है, राइट? सो एज एस्टिमेशन में भी मदद करता है। इसके साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन YSTR प्रोफाइलिंग के साथ हमने बात की है। ठीक है, याद रखिएगा कि अभी हम जब कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे ना,
तो आप अभी हमने देखा था कि एम्लोजेनिन जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए एम्लोजेनिन जीन जो होता है वो एक्स और वाई दोनों दोनों क्रोमोसोम में होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। जब अलग अलग होती है इसी वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो जो एम्लोजेनिन जीन है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों में होता है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, इसीलिए। और ये एमेलोजेनिन जीन जो है वो आपको टीथ में मिलता है, राइट। इसीलिए अगर आप जो पल्प से मिला हुआ डीएनए उसकी अगर आप वाईएसटीआर प्रोफाइलिंग करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो सैंपल आपके पास है या जो बॉडी आपके पास है वो मेल है या नहीं, ओके। इसके साथ साथ बाइट मार्क एनालिसिस जो होते हैं, तो भाई अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं या आपकी ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग प्रकार के बाइट मार्क्स जो हैं वो टीथ लीव करते हैं आफ्टर बाइटिंग, डेफिनेटली, राइट। तो उनका जो एंटीमॉर्टम रिकॉर्ड है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। एंटीमॉर्टम का मतलब जब डेथ नहीं हुई थी उसके पहले जो रिकॉर्ड्स होते हैं डेंटल रिकॉर्ड्स उनसे मैच करके देखा जाता है। अगर मैच होता है तो सस्पेक्ट एटलीस्ट आप बना सकते हो किसी को भी, है ना। चलिए, सो दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट दैट द सैंपल इज टीथ। कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे केमिकल प्रिजम्पटिव टेस्ट का तो आवश्यकता नहीं है, बिकॉज टीथ की अपनी एक मॉर्फोलॉजी होती है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं हम, ठीक है। इसके साथ डेंटल चार्टिंग करते हैं कि भाई प्रीमोलर्स कहाँ है, इंसिजर्स कहाँ है, कितने हैं, ये सब लोकेट करते हैं। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साथ में रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। आपका डेंटल एक्सरे भी होता है अब, माइक्रो या तो माइक्रो सिटी स्कैन करते हैं या एसईएम का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी मेथड्स का यूज करके आप प्रिजम्पटिव टेस्ट कर सकते हो आपके टीथ के, बिकॉज यहाँ पर मॉर्फोलॉजी इतनी स्पेसिफिक होती है कि हमको किसी केमिकल प्रिजम्पटिव टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर केमिकल प्रिजम्पटिव टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती तो क्यों नहीं होती आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर हम टीथ की बात करते हैं तो टीथ की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है, okay, so teeth are macroscopic hard tissues which are directly identifiable by their anatomical morphology. Therefore unlike blood or semen they do not require preliminary chemical screening. लेकिन confirmatory tests पर हम definitely आएंगे। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट जो है वो आपको केमिकल बेस्ड जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करते हैं तो प्रिजम्पटिव टेस्ट भी केमिकल बेस्ड जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट भी जरूरी नहीं है ना आपके केमिकल बेस्ड, क्यों? क्योंकि भाई उसकी मॉर्फोलॉजी इतनी अलग है, एनाटॉमी अलग है, वो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि टीथ है, राइट। तो फिर कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? सबसे पहले है डेंटल रिकॉर्ड कंपैरिजन। ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है फोरेंसिक साइंसेज में। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ठीक है, कि इसको बेस्ट माना गया, अगर ये है तो आपका रिजल्ट गलत नहीं हो सकता, उसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पोस्टमार्टम डेंटिशन होता है यानी आफ्टर डेथ जो आपका डेंटल रिकॉर्ड होता है उसको एंटीमार्टम डेंटल रिकॉर्ड के साथ मेंटेन किया मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि आफ्टर डेथ आपका जो डेंटल अरेंजमेंट है वो कैसा है, पोस्ट डेथ, बिफोर डेथ क्या था और आफ्टर डेथ क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या कंपेयर किया जाता है, फिलिंग्स या किसी प्रकार की फिलिंग की गई है या मिसिंग टूथ है, रूट की क्या मॉर्फोलॉजी है, क्राउन का क्या शेप रहा है, कोई रिस्टोरेशन तो नहीं कराया गया, प्रोस्थेसिस तो नहीं है, कोई कैरीज तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। और जब सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉन्कॉर्डेंट यानी मैचेस मिल जाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि जो एंटीमॉर्टम डेटा है उससे अगर पोस्टमार्टम डेटा बहुत मैच कर रहा है तो हाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यही जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी आप डिटेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेटा, ठीक है। या ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन आप ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटल रिकॉर्ड्स, एंटीमॉर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स आप कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स द डीएनए प्रोफाइलिंग, ओके। तो मैम ये तो बहुत सिंपल है ना, अभी हम इतने बार इसको पढ़ चुके हैं, अब तो हमको ये याद हो गया कि मैम डीएनए जो है वो डेंटल पल्प से मिलता है हमको, ठीक है। तो डीएनए पल्प से जो हमको डेंटल पल्प से जो हमको डीएनए मिलता है मैम, स्केलेटनाइज बॉडी में भी हमको ये वाला डीएनए मिल जाएगा मैम। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको हम सबसे पहले एम्प्लीफाई करेंगे आइसोलेशन के बाद, ठीक है। हमने आइसोलेट किया पहले पल्प को, उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको एम्प्लीफाई करेंगे, एम्प्लीफाई करने के बाद हम एसटीआर एनालिसिस करेंगे, फिर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और हमारे पास जो रेफरेंस सैंपल होगा उससे उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर एसटीआर प्रोफाइल मैच कर जाता है तो आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है।
ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट डीएनए प्रोफाइलिंग, तो डीएनए प्रोफाइलिंग पॉसिबल ही इसीलिए है क्योंकि डेंटल, आपका जो डेंटल पल्प है उसमें एक गुड अमाउंट में, एक्सीलेंट अमाउंट में हमको डीएनए मिलता है, और इसी डीएनए की एसटीआर एनालिसिस से आप आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर बोथ द नॉन केमिकल कंफर्मेटरी टेस्ट, ये नॉन केमिकल कंफर्मेटरी टेस्ट है, इनको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट इज द रेडियोग्राफिक कंपैरिजन, दिस इज ऑल्सो नॉन केमिकल कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो जो पोस्टमार्टम एक्सरेज हैं उनको एंटीमार्टम रेडियोग्राफ से कंपेयर किया जाता है। अगर कोई पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, एंटीमार्टम रिकॉर्ड्स यानी एंटीमार्टम डेंटल रिकॉर्ड, डेंटल एक्सरेज जो हैं उनको पोस्टमार्टम एक्सरेज के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्राउन मॉर्फोलॉजी, टूथ की पोजिशन या साइनस रिलेशनशिप या रूट कैनाल मॉर्फोलॉजी, इनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, और ये किया जाता है जनरली डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में। जो रेडियोग्राफिक कंपेरिजन है इसको जनरली किन केसेस में किया जाता है, जहां पे जो विक्टिम है वो किसी डिजास्टर की वजह से इफेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद है आपका एमेलोजेनिन जीन, अभी हमने बात की थी, है ना, कि एमेलोजेनिन जीन जो है ये आपको मेल और फीमेल यानी एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम दोनों में मिलेगा, दोनों की लेंथ डिफर करती है। ठीक है, तो अगर एक सिंगल एक्स बैंड आता है तो ये फीमेल है, और एक्स बैंड प्लस वाई बैंड आ जाता है तो मेल है, तो सेक्स आइडेंटिफिकेशन में भी ये यूज होता है, और साथ साथ में एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टूथ भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, alright everyone, so let's now proceed further with urine as a biological evidence. We have talked about tooth. ठीक है, तो हमने टूथ में प्रिजम्पटिव टेस्ट देख लिया, उसका कंपोजिशन देख लिया, डीएनए का सोर्स देख लिया, फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस पढ़ ली, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं ये भी पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूरिन की, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट यूरिन एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि यूरिन की अगर आप बात करते हो तो इट्स एक्चुअली द वेस्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स एक्सक्रेटरी मटेरियल, राइट, ये आपकी बॉडी एक्सक्रीट करती है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट यूरिन, इसमें वेस्ट भी एक गुड अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स मिलते हैं, हॉर्मोन्स मिलते हैं, और साथ साथ में आपके एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स भी मिलते हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू डिफाइन इट, हाउ वी कैन डिफाइन दैट यूरिन इज अ स्टेराइल बायोलॉजिकल फ्लूइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज वाया द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और इसमें वाटर के साथ साथ आपको मेटाबॉलिक वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स और एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं। ओके, नाउ अगर आप एवरेज डेली यूरिन आउटपुट की बात करें तो इट्स 1 to 2 लीटर्स पर डे, और नॉर्मल इसका पीएच जो होता है वो 4.5 to 8 रहता है, एवरेज इज 6, ये आपको याद रखना है, दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर हमको फिजिकल कैरेक्टर्स पूछ लिए जाएंगे यूरिन के तो हम कैसे समझाएंगे, है ना। देखो ये बहुत इजी चीज है, क्योंकि आपने जब 9th क्लास में, 10th क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, फिर बायो में आपने 11th और 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये तो चीजें आपने पढ़ी हैं, बट हम उसे रिएट्रेट कर रहे हैं एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ urine as a biological evidence, right? So if we talk about color, pale yellow to amber color होता है। ठीक है, ये आप समझिएगा कि अगर पेल येलो टू एम्बर कलर आपको देखने के लिए मिलता है तो ये ब्लड या ड्रग्स ये जो पेल कलर है आपके यूरिन का, वो या तो ब्लड या ड्रग्स या डिहाइड्रेशन भी रिप्रेजेंट करता है, द कलर ऑफ द यूरिन। ठीक है, यूरिन के कलर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा डिटेक्ट किया जा सकता है, ड्रग्स जो है, ड्रग्स भी आप डेफिनेटली डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन के कलर से, एंड डिहाइड्रेशन भी। ओके, ओडर जो है ये एरोमेटिक होती है, अगर फ्रूटी ओडर आ रहा है, ठीक है, तो कीटो एसिडोसिस का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, और साथ में जो अमोनिया है वो भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट पीएच, इसका पीएच 4.5 to 8 रहता है, एवरेज 6 रहता है, जिससे टॉक्सिकोलॉजी में डेफिनेटली हेल्पफुल रहता है। ये ग्रेविटी की अगर हम बात करते हैं तो 1.003 to 1.035 रहती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम की हमने बात कर ली, एंड अपीयरेंस जो है इसकी क्लियर होती है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है, टर्बिडिटी है, तो कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कंटामिनेशन ये डायरेक्ट करता है, लेकिन उसके फिर टेस्ट होते हैं, आपको यूरिन टेस्ट से फिर फाइनल जो पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट होगा, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि भाई कोई इन्फेक्शन या कंटामिनेशन है भी या नहीं। ओके, तो फिजिकल कैरेक्टर्स आपको याद रखनी है। ओके, उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है, और उसके साथ साथ उसकी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस भी याद रखनी है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, वाटर कितने परसेंट रहता है मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% रहता है और ये एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैम यूरिया कितने परसेंट रहता है, 2%। क्योंकि यूरिया है इसलिए यूरिएज टेस्ट हो पाता है मैडम। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्योंकि इसके कॉम्पोजिशन में यूरिया है इसीलिए यूरिएज टेस्ट होता है, और क्योंकि इसके कॉम्पोजिशन में क्रिएटिनिन हमको देखने के लिए मिलता है इसीलिए ये यूरिन का एक कंफर्मेटरी मार्कर है। तो सैंपल में अगर क्रिएटिनिन मिलता है तो ये कंफर्म कर देता है कि जो आपका सैंपल है वो यूरिन होगा। यूरिया है तो यूरिएज टेस्ट से बता देते हैं, प्रिजम्पटिव टेस्ट से, कि भाई यूरिन हो सकता है, ठीक है। अब यूरिक एसिड अलग अलग वैल्यू में मिल सकता है और अलग अलग जो भी वैल्यू आती है उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स काम आते हैं। अमोनिया जो है वो स्मॉल अमाउंट में दिखता है जो डिकम्पोजिशन इंडिकेट करता है, राइट। फॉस्फेट्स और सल्फेट्स बहुत कम मात्रा में मिलते हैं जिनसे हम मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्मोन्स और ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स वेरिएबल अमाउंट में मिलते हैं और ये एक टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्मोन्स जो है वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन, वाटर 95% होता है, यूरिया लगभग 2% होता है, क्रिएटिनिन जो है वो 0.6 to 2 ग्राम पर डे होता है। यूरिक एसिड अलग अलग हो सकता है हार्मोन्स और ड्रग्स के जैसे, फॉस्फेट बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, अमोनिया भी कम अमाउंट में मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज में इस्तेमाल होते हैं, राइट। सो हमको यहाँ से जो दो चीजें याद ही कर लेनी है वो है आपका यूरिया और क्रिएटिनिन। यूरिया 2% है, ये यूरिएज टेस्ट जो है वो इसका बेसिस ही यूरिया का प्रेजेंस है, ठीक है। और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्रिएटिनिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रिएटिनिन सैंपल में मिल जाता है तो ये कंफर्म करता है कि जो सैंपल है वो क्या है, यूरिन है, ठीक है। चलिए अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको यूरिन में ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामस सेल्स, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी कभी कभी मिल जाते हैं और कभी कभी राइथ्रोसाइट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स है ना, ये ही डीएनए प्रोवाइड करते हैं एसटीआर प्रोफाइलिंग के लिए। अब आपको समझ में आया, जो आपके यूरिन में ये न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, इन्हीं की वजह से ये ही डीएनए का सोर्स है और इन्हीं की वजह से एसटीआर प्रोफाइलिंग जो है वो होती है और हो पाती है यूरिन के माध्यम से। क्या आपको समझ में आया ये, ठीक है। तो ये जो थे हमने नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट्स देख लिए, केमिकल कंपोनेंट्स देख लिए और फिर हमने सेल्यूलर कंपोनेंट्स भी देख लिए, ठीक है, और इनकी फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस को भी समझ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। जो यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स होते हैं आपके यूरिन में, दे पोजेस वेरी गुड अमाउंट ऑफ डीएनए। इनका डीएनए यील्ड इसीलिए बहुत हाई होता है। और ये अगर फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दे आर द बेस्ट सोर्स, ठीक है। इसके बाद जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, दे आर मॉडरेट और ये यूजफुल तो होते हैं लेकिन बेस्ट सोर्स आप इन्हें नहीं कह सकते, राइट। एंड देन स्पर्म सेल्स भी होते हैं कभी कभी, राइट। तो इनमें भी बहुत हाई अमाउंट में डीएनए मिलता है, राइट। और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में ही आपको स्पर्म सेल्स बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे और मिलते हैं तो स्पर्म असॉल्ट केसेस में डिटेक्शन जो है या आप कह सकते हैं एनालिसिस इजी हो जाता है, ठीक है। तो भाई अब जो डीएनए रिकवर करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोथीलियल सेल्स जो हैं उनसे ल्यूकोसाइट्स लिए जाते हैं और ल्यूकोसाइट्स से अगर आप स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात करते हो तो स्क्वामस एपिथेलियल जो सेल हैं, सॉरी, उनमें आपको गुड अमाउंट में डीएनए मिलेगा, राइट, एज कंपेयर टू द ल्यूकोसाइट्स, एज कंपेयर टू द यूरोथीलियल सेल्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द डीएनए रिकवरी, यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको यूरोथीलियल सेल्स में मिलेगा आपका जो डीएनए है, उससे कम अमाउंट में ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज में और उससे कम अमाउंट में आपको स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स में मिलेगा। आपको समझ में आया, ओके। प्लीज एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको मिसस्टेट कर दिया था इसलिए एक बार और। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए रिकवरी, सबसे ज्यादा अमाउंट में हमको यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल से डीएनए मिलता है, उसके बाद ल्यूकोसाइट्स को रेफर करेंगे और उसके बाद स्क्वामस एपिथेलियल सेल से को रेफर करेंगे अगर यूरिन सैंपल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन इस पर भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन है, वॉल्यूम कितना है, कलेक्ट करने से आपका जो लैब टेस्ट है उससे समय कितना हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ तो नहीं हुआ, स्टोर कैसे किया हुआ है आपने, एक्सफोलिएटेड सेल्स कितने हैं, ये सारी चीजें डीएनए की क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं।
ओके, ऑलराइट। तो सबसे ज्यादा अच्छा डीएनए सोर्स यूरिन में आपको यूरोथीलियल सेल्स मिलेगा। जैसे टूथ में हमने डेंटल पल्प देखा था, यहाँ यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ड्रग डिटेक्शन की, तो वो यूरिन से हो जाता है। ठीक है, ड्रग अगर आपको डिटेक्ट करना है तो इजिली आप यूरिन से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन से ड्रग्स, कैनबिस, कोकेन, एम्फेटामिन्स या ओपियोइड्स, ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं वो यूरिन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉइजन को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आर्सेनिक, मर्करी, लेड जैसे हेवी मेटल्स हैं, इनको इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन में। ठीक है, इसके साथ साथ अल्कोहल का भी एनालिसिस आप यूरिन के साथ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर यूरिन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन आपको दिखता है तो आपके बॉडी का जो अल्कोहल लेवल है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो यूरिन में प्रेजेंट अल्कोहल की मात्रा से। आपको समझ में आया? ठीक है, कि भाई जो व्यक्ति है वो ड्रंक था या नहीं। अगर विक्टिम की बात करें तो विक्टिम ड्रंक था या नहीं, सस्पेक्ट जो है वो ड्रंक था या नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो अल्कोहल एनालिसिस से, यूरिन अल्कोहल एनालिसिस से की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग हमने देख ही लिया कि अगर हम यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में हमको डीएनए मिलता है। तो हम उन्हें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भी उससे प्राप्त डीएनए को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? Now let's proceed further and let's talk about the collection of urine. तो मैम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कलेक्शन का वो हम पहले देख लेते हैं। हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ठीक है हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं और हमको लगता है दिस इज समथिंग विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यू नीड टू वेयर ग्लव्स, स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर्स आपको यूज करने चाहिए। 30 to 50 ml, ओके, ऑलराइट। क्लिनिकल पर्पसेस के लिए हम फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल को लेते हैं, ओके, और फॉरेंसिक केसेस में रैंडम सैंपल्स को लेते हैं। बट कलेक्ट 30 to 50 ml, दिस इज द स्टैंडर्ड अमाउंट, ओके। देन तुरंत आप उसे लेबल कीजिए, तुरंत सील कीजिए, एंड चेन ऑफ कस्टडी कि कितने हैंड्स में वो गया सैंपल। ठीक है, तो चेन ऑफ कस्टडी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रिजर्व कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव की। ठीक है, तो सब अगर आपको डीएनए एनालाइज करना है तो आप इसे 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेट कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो फ्रीज एट -20 डिग्री और -80 डिग्री, ये रेंज के बीच में आप फ्रीज कीजिए। अगर टॉक्सिकोलॉजी के लिए यूज करना है तो सोडियम फ्लोराइड इसमें ऐड कर दीजिए ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, फर्मेंटेशन ना हो। और अगर आपको आप उसको ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करते हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो कोल्ड चेन के थ्रू आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। एंड ये हीट या डायरेक्ट सनलाइट से जो क्वालिटी है वो इफेक्ट हो सकती है सैंपल की, तो इसको डायरेक्ट हीट और सनलाइट में आपको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रिजर्वेशन, अगर डीएनए एनालिसिस करना है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए तो 20 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस के रेंज के बीच में कीजिए। ओके, ऑलराइट। और अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो कोल्ड चेन जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर टॉक्सिकोलॉजी के लिए यूज करना है तो NaF यानी सोडियम फ्लोराइड ऐड कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल ग्रोथ या फर्मेंटेशन ना हो पाए, राइट? सो दैट्स अबाउट द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेक्शन। ठीक है, अभी हमने यूरिया की बात की थी, यूरिएज टेस्ट की भी हमने बात की थी, पहले हम विजुअल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जो यूरिन के फ्रेश स्टेन्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में नहीं दिखते, इरेगुलर होते हैं और साथ साथ में हल्के से येलो कलर के होते हैं, येलोइश होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको क्लियरली विजिबल स्टेन्स नहीं है तो आप एएलएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीमन में भी इसे देखा था, सलाइवा में भी देखा था। एएलएस का फुल फॉर्म अब आपको याद हो जाना चाहिए, द ऑल्टरनेट लाइट सोर्स टेक्निक, राइट? तो इसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो यूरिन स्टेन विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, उनको भी आप देख सकते हैं एएलएस के द्वारा। ठीक है, बट ये स्पेसिफिक नहीं है। कई बार जो अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स होते हैं उनकी वजह से भी इस तरीके का फ्लोरेसेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओडर, जो फ्रेश यूरिन होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक स्मेल होता है, और जो ओल्ड यूरिन होता है, ओके, उसमें एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया ओडर हो जाता है। किसकी वजह से? बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ यूरिया की वजह से जो ओल्ड यूरिन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया ओडर आ जाता है। ये आपका ओडर से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। फ्रेश यूरिन का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक स्मेल है, लेकिन अगर ओल्ड यूरिन होगा तो इसमें उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया का ओडर आएगा बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ यूरिया की वजह से। ठीक है,
चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिजम्पटिव टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये भाई प्रिजम्पटिव टेस्ट का मतलब ही होता है ना मैम, हमने पढ़ा है, आपने ही हमको पढ़ाया है कि अगर हम प्रिजम्पटिव टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रिजम्पटिव टेस्ट का क्या मतलब होता है मैम? प्रिजम्पटिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूरिन है, हमने कंफर्म नहीं किया। कंफर्म हम अलग से कंफर्मेटरी टेस्ट से करेंगे, राइट? तो अभी प्रिजम्पटिव टेस्ट के लिए यूरिया है, इसलिए यूरिएज पॉसिबल है, अभी हमने पढ़ा था, राइट? तो यूरिएज टेस्ट जो है वो यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है किसमें? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको दिख रहा है NH3 यहाँ पे दिख रहा है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब यूरिया यूरिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जो यूरिन का सैंपल है उसमें जब यूरिएज एंजाइम मिलता है तो यूरिएज एंजाइम क्या कर देता है? यूरिया को हाइड्रोलाइज करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, राइट? तो अगर अमोनिया आपको प्रेजेंट मिल रहा है, ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया जैसे ही रिलीज होगा तो वो पीएच को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और पीएच इंडिकेटर जैसे ही पीएच इंक्रीज होगा तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलर चेंज कब होगा? जब अमोनिया होगा, बट अमोनिया तो पिक्चर में था ही नहीं। इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सिंपली। देखिए, यूरिएज जो एंजाइम है, इसको ध्यान से समझिएगा, यूरिएज एक एंजाइम है, ओके। ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है मैम? ये यूरिएज एंजाइम यूरिया, यूरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? यूरिया प्रेजेंट है यूरिन में, ठीक है। ये इसको हाइड्रोलाइज करता है। कौन हाइड्रोलाइज करता है? यूरिएज एंजाइम। और यूरिएज एंजाइम करता क्या है? जैसे ही यूरिया हाइड्रोलाइज होता है, यूरिया बनाता है 2NH3 विच इज नथिंग बट ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको अमोनिया मिलेगा, अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये अमोनिया है ना, ये पीएच को इंक्रीज कर देता है। ये जो अमोनिया बनता है आफ्टर दी हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, ये जो अमोनिया बनेगा ना, ये क्या करेगा? अमोनिया इंक्रीजेस द पीएच, ये पीएच को बढ़ा देगा। जैसे ही पीएच बढ़ेगा तो पीएच इंडिकेटर, आपको पीएच का जो सोल्यूशन का कलर है वो अलग दिखने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही पीएच इंडिकेटर कलर चेंज करता है तो वो बता देता है कि भाई अमोनिया आया था इसलिए पीएच बढ़ा, और पीएच बढ़ने की वजह से आपको पीएच इंडिकेटर से पता चल जाएगा कि पीएच बढ़ा। और पीएच बढ़ेगा क्यों? अमोनिया की वजह से, क्योंकि अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है यूरिया के हाइड्रोलिसिस की वजह से। आपको समझ में आ रहा है ये, राइट? सो अब यहाँ पे ये जो टेस्ट है, दिस इज नॉट कंफर्मेटरी, दिस इज प्रिजम्पटिव, ओके। और राइट, इसमें जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं वो यूरिएज एंजाइम, यूरिया रिएजेंट, और साथ साथ में पीएच इंडिकेटर, पीएच में चेंज जो होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और कलर किस में चेंज होता हो जाता है आपका इंडिकेटर का? येलो टू पिंक या येलो टू रेड, ये ठीक है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और साथ में बहुत सेंसिटिव है। यूरिया को बहुत सेंसिटिवली जो अमोनिया है वो आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, इसलिए बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। आपका सैंपल, अगर सैंपल में यूरिया होगा तो ये बहुत जल्दी डिटेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द यूरिएज एंजाइम, ओके। लिमिटेशन क्या है भाई? कि यूरिया सिर्फ यूरिन में तो होता नहीं है ना, अलग एनवायरमेंटल मटेरियल्स में भी होता है, स्वेट में भी होता है, इसीलिए ये कंफर्मेटेड नहीं है। यूरिन के अलावा भी अलग कंपोनेंट्स में यूरिया हो सकता है, जहां पे भी यूरिया होगा ये यूरिया को बहुत सेंसिटिवली डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन यूरिया दूसरे सैंपल्स में भी हो सकता है। देन द अनदर टेस्ट इज DMAC टेस्ट, ओके, व्हिच इज p dimethyl amino cinnamyaldehyde test, okay, all right. So if we talk about DMAC test, it is dimethyl amino cinnamyaldehyde test, okay. अब ये DMAC टेस्ट जो है ये यूरिया के साथ रिएक्ट करता है मैम, बट कौन सी कंडीशंस में रिएक्ट करता है? एसिडिक कंडीशंस में। और एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करके ये एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सैंपल है यूरिया, ठीक है, उसमें आपने डीएमएसी ऐड किया, तो डीएमएसी जब यूरिया के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, और कॉम्प्लेक्स की वजह से जो सैंपल है उसका कलर ब्लू से ब्लू ग्रीन अगर हो जाता है, मतलब गिवन सैंपल आपका यूरिन है, ठीक है। ऑलराइट, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। सो डीएमएसी टेस्ट जो है, अगर वो आपको ब्लू टू ब्लू ग्रीन कलर देता है तो कंफर्म हो जाता है कि भाई ये यूरिन है। तो ये सिंपल सी स्क्रीनिंग मेथड है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि यूरिया तो अलग सैंपल्स में भी मिल सकता है, राइट। तो अकेले इसको यूज नहीं किया जाता डीएमएसी टेस्ट को, ठीक है, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट जो है उसको यूज किया जाता है, बट हमको हर कंफर्मेटरी टेस्ट को समझना जरूरी है, ओके। द नेक्स्ट इज द क्रिएटिनिन टेस्ट, दिस इज मोस्ट रिलायबल, ओके। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्रिएटिनिन जो है
वो क्रिएटिनिन आपके यूरिन में मिलता है, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में। यहाँ पे मीडियम क्या होगा भाई, अल्कलाइन, इसलिए NaOH का आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए। ये एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑरेंज टू रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो क्रिएटिनिन के साथ आप इस टेस्ट में जेफ रिएक्शन में पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करोगे। तो क्रिएटिनिन आपके यूरिन में है, आपका सैंपल प्लस पिक्रिक एसिड प्लस NaOH, ठीक है। जब ये सब रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके अगर आपको ये ऑरेंज रेड कलर दे देते हैं, ऑरेंज रेड कलर किसका होगा, क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स का। तो ये कंफर्म करता है कि गिवन सैंपल क्या है, यूरिन है, ठीक है। ऑलराइट, तो पिक्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिएजेंट की तरह इस्तेमाल कर किए जाते हैं। जो क्रिएटिनिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स है वो ऑरेंज टू रेड कलर आपको देगा। और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये क्रिएटिनिन को डिटेक्ट करता है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कीटोन्स या ग्लूकोज या कुछ जो ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स लोग कंज्यूम करते हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कभी कभी फॉल्स हो सकते हैं। Okay, all right, so that's about the JAF reaction. Now let's talk about the confirmatory tests. Okay, so if we talk about the confirmatory test, remember that the very first and foremost is the quantitative creatinine estimation. Okay, all right, तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके प्रिजम्पटिव एनालिसिस की, तो हमने क्रिएटिनिन टेस्ट वहां पे देखा, ठीक है। क्रिएटिनिन टेस्ट के साथ DMAC टेस्ट हमने देखा और यूरिएज देखा ना, जैप रिएक्शन इसको क्रिएटिनिन टेस्ट कहते हैं, DMAC टेस्ट, ठीक है, और साथ साथ में आपका यूरिएज टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे प्रिजम्पटिव टेस्ट हमने देखे। अब अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करते हो तो क्रिएटिनिन जो है, ठीक है, क्रिएटिनिन एक कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट होता है आपके यूरिन का। इस टेस्ट के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो की जाती है, उसके साथ साथ ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर्स होते हैं। और अगर क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई आता है तो ये कंफर्म करता है कि जो सैंपल है वो यूरिन है। पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर्स होंगे। और वो एनालाइजर्स अगर क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन का हाई अमाउंट शो करते हैं तो ये बताता है कि जो सैंपल है वो यूरिन ही है। ओके, ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज यूरिया एस्टिमेशन। इसमें एंजाइमेटिक एसेस का इस्तेमाल करते हैं या क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपका जो यूरिया है वो अच्छे अमाउंट में मिलता है तो वो कंफर्म करता है आपका यूरिनरी यूरिया है या नहीं। इसको मैं थोड़ा आपको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट कंफर्मेटरी टेस्ट, देखिए हमने पहले जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो क्रिएटिनिन और यूरिया के बेसिस पर ही कर रहे हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमने बात की थी कि नियरली 2% यूरिया हमको यूरिन में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सबसे पहला जो टेस्ट हम यहाँ कंफर्मेटिव देख रहे हैं, इट इज क्वांटिटेटिव क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, जो कि या तो केमिस्ट्री एनालाइजर्स के द्वारा किया जाता है या तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा किया जाता है। ओके, तो या तो ये क्वांटिटेटिव क्रिएटिनिन टेस्ट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा किया जा सकता है या तो ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर्स के द्वारा किया जा सकता है। और इन दोनों तरीकों में से टेस्ट करने में अगर आपको क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है तो वो सपोर्ट करता है कि भाई जो सैंपल है वो यूरिन है, ठीक है। ये तो क्रिएटिनिन एस्टिमेशन मेथड हो गया। एक और मेथड है जहां पे यूरिया का एस्टिमेशन किया जाता है, जिसके लिए एंजाइमेटिक एसेज या क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर्स की हेल्प ली जाती है। और अगर यूरिया अगर यूरिया कंपोनेंट पाया जाता है तो ये कंफर्म करता है कि भाई ये यूरिनरी यूरिया ही है, ओके, किसी दूसरे सैंपल से कलेक्ट किया हुआ यूरिया नहीं है। Okay, all right, now the next test is, it is also confirmatory, the liquid chromatography tandem mass spectrometry. Okay, ये जो LCMS आपका जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स को ये सेपरेट करता है। ओके, ऑलराइट, किसके बेसिस पे, मास टू चार्ज रेशियो पे ये सेपरेट करता है कंपाउंड्स को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पॉइजन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो अदर कंपोनेंट्स हैं आपके किसके, यूरिन के, वो भी सेपरेट हो जाएंगे। उनके कॉम्पोजिशन पे के बेसिस पे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है वो यूरिन ही है। ओके, याद रखिएगा दैट दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी
टॉक्सिकोलॉजी, जहाँ पे भी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स होती हैं वहां पर यही टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, द नेक्स्ट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स है उनको गैस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर ड्रग्स मिल रहे हैं या ऑर्गेनिक पॉइजन, वोलेटाइल टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, वो इससे डिटेक्ट कर लिए जाएंगे और साथ में जो कॉम्पोजिशन है वो देख लिया जाएगा। अगर वो यूरिन के कॉम्पोजिशन से मैच करता है तो ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज द डीएनए प्रोफाइलिंग। मेन मुद्दे की बात जो हमें पढ़नी जरूरी है। देखिए, हमें पता है मैम कि जो यूरोथीलियल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें डीएनए मिलता है, राइट। सो अगर एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली डीएनए उनमें मिलेगा और डीएनए को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसे एसटीआर प्रोफाइलिंग, वाईएसटीआर प्रोफाइलिंग या मिनी एसटीआर प्रोफाइलिंग उसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिमेंबर that if we talk about urine as a forensic evidence, ये एक नॉन इन्वेजिव कलेक्शन है। जो सैंपल वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है यूरिन के केसेस में, ठीक है। साथ साथ में इससे आप ड्रग्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो, साथ में टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो स्टडी होती है टॉक्सिकोलॉजी, उसके लिए भी ये यूजफुल है, और साथ साथ में एक गुड अमाउंट डीएनए आपको यहाँ से मिल जाता है, और जो डोपिंग इन्वेस्टिगेशंस है वहां पर भी ये बहुत यूजफुल होता है। सो दैट्स अबाउट यूरिया। हमें फीसेस भी कवर करना है और फीसेस भी है हमारे पास, ठीक है। बट आई थिंक ये 1 आवर से ज्यादा का लेक्चर हो गया है, राइट। सो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। इन द नेक्स्ट क्लास वील कंप्लीट दिस, जहाँ पे हम फीसेस और यूरिनरी आपके और आपके वेजाइनल सीक्रेशंस को एक बार पढ़ लेंगे, एंड दैट्स इट। फिर ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो आई होप ये पढ़कर आपको मजा आया होगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए मेरी स्पीड जो है टुवर्ड्स द एंड वो थोड़ी सी ज्यादा थी। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो प्लीज मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।